अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग रखना ख्याल रखना। ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट द मॉर्निंग। और कल से हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, आपको पता है अगस्त का महीना आ गया है एंड टुडे इज द 2nd of August। और रोज़ हमारी एक कोशिश होती है कि कोई खूबसूरत किस्म का, यादगार किस्म का मिली नगमा जो है वो आपको सुनाए। बिलीव इट और नॉट, यंगस्टर्स परहैप्स विल नॉट नो दिस, जो बहुत ही यंग होंगे, बाकी तो सारों की कोई ना कोई मेमोरी जो है इन नगमों के साथ समझ में नहीं आती है कि नगमे हमारी भी पैदाइश से बहुत पहले के हैं। हाँ। लेकिन अब बहुत नहीं, लेकिन पहले के हैं तो हमें तो हर्फ बहर्फ ये याद हैं। शायद उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देते आप लोगों को, लेकिन हम हैं ना ये काम करने के लिए, इसीलिए हम हर साल की तरह इस साल भी अगस्त की 14 तारीख तक एक आइकॉनिक नगमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये हुआ था 1982 में रिलीज़। और इसकी ज़ाहिर आवाज़ें तो खूबसूरत हैं ही, बेंजामिन सिस्टर्स हैं, पॉप गुलकार मकबूल तरीन उस वक्त के आलमगीर साहब हैं, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं ना, शायरी, दैट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। और वो लिखा है ताहिर परवेज साहब ने। ज़बरदस्त। ये वैसे मुझे बाय द वे ये बात नहीं पता थी। समथिंग न्यू दैट यू फाइंड आउट एवरी डे ऑन जियो पाकिस्तान। बट सो आलमगीर साहब को तो लोग अभी तक भी जानते होंगे परहैप्स, लेकिन बेंजामिन सिस्टर्स आई, छाई और फिर गायब हो गई। लेकिन जिस वक्त वो थी दे वर वेरी पॉपुलर। उनका तूती बोलता था। उनका तूती मतलब वो खुद भी बोलती थी, मतलब तूती तो मुझे नहीं पता कौन है, बट एनीवे यू गेट द पॉइंट। तीनों बहनें, क्या ज़बरदस्त इनकी आवाज़ें थी और सारे क्लासिक्स जो थे नूरजहां के भी, और मतलब बहुत से इन्होंने दोबारा से गाए। वी हैव टू मूव ऑन टू समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि हम ये बात कुछ अरसे से कर रहे हैं, बल्कि ये बात ख़त्म ही नहीं हो रही। और लगता है कि द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर इट हैपन्स। कराची में राह चलती लड़की से शर्मनाक हरकत का दिन दहाड़े एक और वाक़या पेश आ गया। यू माइट हैव थॉट कि हम वो पुराने वाक़यों की बात कर रहे होंगे और कोई अपडेट होगी उधर, कोई अपडेट उधर भी खास नहीं है, लेकिन येट वन मोर इंसिडेंट जिसकी फुटेज भी सामने है आपके। और ये हुआ है फेडरल बी एरिया। मोटरसाइकिल सवार ने लड़की का मोटरसाइकिल पे ही पीछा किया और फिर जो किया वो तो आपके सामने ही है। Why do they do that, Abdullah? मतलब मैं literally I want to get into the psyche of these people. What are you getting out of it? अच्छा, you know what? पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे। ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा है, ये शुरू से हो रहा है। अब तो बस CCTV कैमरे हैं तो मंजर आम पर आ जाता है और हम यहाँ जली कटी सुना देते हैं कि ये देखें जी, इनको पकड़ें और इनका ये करें, इनको वो करें। मतलब आप किसी भी दिहाई में चले जाएं, तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये छेड़खानी या छेड़ना या ताड़ना, ये सारा मामला चलता रहा है। लेकिन इनफ इज़ इनफ। ज़िंदगी में कभी तो तब्दीली आनी होती है। आई गेस कि इट इज़ हाई टाइम कि हम भी नए दौर के तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखें और अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करें। इट इज़ हाई। और अपनी तरबियत की अक्कासी माशरे में करें, अपनी तरबियत का अमली मुजाहरा हम लोगों को दिखाएं जब हम दुनिया में घर से बाहर चार दीवारी से अपनी बाहर निकले हुए हों। क्योंकि ज़ाहिर है ये हरकत आई एम श्योर जिसने की होगी वो तो देख के समझ गया होगा कि ये मैंने की है या अच्छा, मुझे यकीन होता है कि और भी जो उनके जानने वाले देख रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा दोस्त ही है या हमारा भाई या हुएवर दैट इज। लेकिन ये दिस इज येट अनदर वाकया। अब इसमें कितने ज़्यादा और होंगे जहाँ जो लड़की है ना वो प्रॉपर एक निकाब, बुर्का पहना हुआ है, निकाब पहना हुआ है। तो यहाँ तो वो बात कि लड़की के कपड़ों पे बहुत इन्हिसार होता है, व्हाट हैपेंस टू हर, ये बात तो इधर ही दम तोड़ गई। क्योंकि हमने ये बात पहले जो वाकया हुआ था जो बहुत ही इससे भी ज़्यादा बुरा था, गुलिस्तान जौहर वाला, उसमें भी लड़की ने पूरा एक बुर्का पहना हुआ था। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नेगेट हो गई। उसके बाद मोटर बाइक वाला, मतलब ये तो इसने तो वो भी नहीं किया हुआ मास्क वगैरह। आपको पता है ना कि गुलिस्तान जौहर वाले ने तो फिर भी अपनी शक्ल छुपाई हुई थी। अभी वाला वाकया है ना, उसमें भी उनका साहब का हुलिया देखें। अगर आप माशरे में ऐसे किसी शख्स से मिलें तो आप बाइज्जत ही उसे गर्दानेंगे और कहेंगे हाँ जी ठीक है। सो वो उनका हुलिया, और फिर वो खातून जो जा रही है अपने किसी काम से जा रही होगी, बुर्का पहना हुआ, इससे ज़्यादा वो क्या पहने? वो लोहे का बख्तरबंद पहन के तो नहीं गलियों में अब घूम सकते। नहीं तो फिर हमारे सामने तो हर किस्म का केस आ गया ना। लड़कियां कवर्ड हैं, दे आर वेयरिंग व्हाट दे हैव टू वेयर। वैसे भी कौन लड़की गलियों में इस तरह निकलेगी? मतलब किसी ने क्या दावत देनी है किसी को? इतना ये हमारे दिमागों में ठोस दिया गया है कि अब तो लिटरली अगर कोई जंगला भी बना सके ना तो वो भी पहन के निकल जाए बाहर, तब भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑल काइंड्स ऑफ मेन हमने इन सारे इंसिडेंट्स में देख लिया है। किसी ने टोपी पहनी हुई है, किसी ने शॉर्ट्स पहनी हुई है, व्हाटएवर, wherever they can do whatever they want, they can wear whatever they want। आपको पता ही है वो भी क्लियर फुटेज थी, उसकी भी तस्वीर वाज़ेह थी।
लेकिन ज़ाहिर है ये लोग इधर उधर हो जाते हैं। प्राइमरीली यही होता है कि इधर उधर हो जाते हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जियो न्यूज़ के साथी हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल। ये जो वाक़या है ये एग्जैक्टली किस लोकेशन का है, कुछ आइडेंटिफाई हो पाया? इसमें भी वही है कि कोई शिकायत, ज़ाहिर है इन मामलात की शिकायतें कहाँ होती हैं, बताएँ। अब्दुल्ला, बिल्कुल ये कराची का इलाका समनाबाद फेडरल पीरिया ब्लॉक 17 मदीना मस्जिद के करीब गली से करीब का ये वाक़या है। खातून है जिनको हिरासत किया गया है। मोटरसाइकिल सवार ये बारीक शख्स है जिसने चलती मोटरसाइकिल पर खातून के साथ छेड़खानी की है। वाक़या गुज़िश्ता सुबह 10:55 के करीब पेश आया है। खातून की शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए था। मोटरसाइकिल सवार जो शख्स था वो फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की शक्ल की भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जबकि इससे कभी भी औरंगी और गुलिस्तान शहर में ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। जो औरंगी टाउन में वाक़या पेश आया था उसको मुलजिम अगर तक गिरफ्तार कर लिया गया था चंद दिनों में, लेकिन पुलिसानी जो दानियाल जरा इसकी डिटेल बताइए, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंसिडेंट दिखा देते हैं उसके बाद कुछ होता है नहीं होता। हम अपडेट देना चाहते हैं। औरंगी टाउन वाला जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया, आप बता रहे हैं? टाउन में जो खातून के साथ जो वारदात हुई थी उसका मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गुलिस्तान जोड़ में वाक़या जो होता है जिसमें खातून के साथ जो है वो खातून को हिरासत किया गया था उसको तकरीबन 1 महीने का टाइम हो चुका है, लेकिन उस वारदात में मुलव्वस जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं हो सकता है। उस मुलजिम की भी बिल्कुल क्लियर सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी जिसमें मुलजिम का चेहरा वाज़ेह था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के जो दावे हैं, पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी, लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद पुलिस जोड़ वाला जो मुलजिम है वो अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और ये गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके फेडरल पीरिया ब्लॉक 17 समनाबाद के करीब एक और खातून के साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े की फुटेज जो मंजर आम पर आई है, जो मुतासरा खातून है उनकी जानिब से कोई रास्ता नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस हुकाम के ये मौक़िफ़ है और दावा है कि इस वारदात में मुलव्वस जो शख्स है जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी गई। थैंक यू आपका दानियाल। सो 1 out of 3 अब तो थर्ड इंसिडेंट सामने आ गया, और ये हम थर्ड तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामने आया है, बट कितने और होते हैं वी डोंट नो। अभी आगे बढ़ेंगे भाई। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है और अपने जायजे में कहा है कि महंगाई का जोर टूट रहा है। लग रहा है आपको? और पूछेंगे अभी आने वाले महीनों में महंगाई में कमी हो। अब क्या कहा गया है देखें। महीने जून में जो टोटल हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, क्योंकि मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 29.4% हो गया। और इसी तरह एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। और आपको याद हो कि हम पिछले काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये बताते आ रहे थे कि स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो है, जो साल ख़त्म हुआ है 2023, उसमें 27 से 29% रहेगा। और उसी के मुताबिक इन्फ्लेशन जो पूरे साल की एवरेज जो है 29.2% रहा। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। अलबत्ता मौजूदा हालात में इससे इत्तफाक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगता है स्टेट बैंक ने ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर महंगाई में कमी के अंदाज़ों को नहीं परखा। बिजली की कीमतें अगर देखें तो वो पहले से बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब तो और भी बड़ी अजीम काम हुआ है। मखलूत हुकूमत ने जाते जाते स्टेट बैंक के अंदाज़ों के बरक्स पेट्रोल बम फेंक कर आवाम को हैरत और सकते में डाल दिया। हाई स्पीड डीजल 273 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर। हुकूमत ऑब्वियसली पूरी तरह उसकी ख्वाहिश थी और है कि जो भी रिलीफ आवाम के लिए की जा सकती हो वो देनी चाहिए। और पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए।
There you go. मतलब और इसके बावजूद भी ये कॉन्फिडेंस होना कि हम दोबारा बरसर इख्तिदार आएंगे, ये वाला एतमाद ज़िंदगी में हमें भी चाहिए। खैर बिजली भी बढ़ गई, पेट्रोल भी बढ़ गया, सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया, टैक्स के सिस्टम में खराबियाँ भी अपनी जगह हैं, वो भी सबको मालूम है, लेकिन बस यही कहा जाता है कि खराबियाँ हैं। अच्छा, साथ में ये भी हुआ है कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में महंगाई के आदाद और शुमार पर हैरानी का एक्चुअली इजहार करते हुए लिखा है कि महंगाई में कमी के उमूमी अंदाजे दुरुस्त नहीं है। स्टेट बैंक को शरह सूद मजीद बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF का औसत महंगाई का अंदाज़ा 26% है और ब्लूमबर्ग का तखमीना 21% औसत महंगाई का है। बिजली गैस के साथ पेट्रोल की कीमत में भी बड़ा इजाफा मजीद महंगाई को दावत दे रहा है और इस सब कुछ के बावजूद हुकूमत और स्टेट बैंक महंगाई में कमी के आसार ना जाने कौन सा चश्मा पहन कर देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। शायद वो चश्मा हमें भी आज मैसर आ जाए। फिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक से हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। फिदा साहब, अब ज़रा हमें समझा दीजिए कि एक आम आदमी के हालात देख लें, उसका बजट तो ज़ाहिर है जितना पहले खर्च होता था मामलात पे अब ज़्यादा खर्च होता है, या कल से और होना शुरू हो गया है पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। आप लोग ये कहते हैं कि आपने तमाम अंदाजे अपने तखमीनों में लगा लिए थे, तो फिर कैसे आप इस नतीजे पर पहुँचे कि महंगाई कम हो रही है या होगी? जी देखिए, अभी आपने जैसे कहा कि ब्लूमबर्ग जो है उसका भी तखमीना जो है तकरीबन 21% है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना तखमीना दिया है एवरेज इन्फ्लेशन, इसको एवरेज इन्फ्लेशन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक में तो एवरेज इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर, ये जो 2023-2024 का साल होगा, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अंदाज़ा है कि ये 20 से 22% के दरमियान रहेगा, जो कि अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो इट वाज 29.2%, यानी कि जो 22-23 साल गुजरा है इसकी जो एवरेज इन्फ्लेशन थी उसमें 29.2% था, और अब ये इस साल के लिए अब हम देख रहे हैं 20 से 22 के दरमियान। तो इसमें जो अभी आपने जैसे बात की कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, अभी आपने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो ये जो हमने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ने जो असेसमेंट की है उसमें ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस जो बढ़ी है अभी उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी हमने अपनी फोरकास्ट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इसको भी। और इसी तरह जो पेट्रोल है जो कि इस महीने में जो इंक्रीज़ हुआ है वो थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बट ब्रॉडली ये जो हमारा जो असेसमेंट थी उसमें जो है वो कवर है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो ऑयल पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है और वो बहुत वोलेटाइल होती है। अभी अगर आप देखें 1-1.5 हफ्ता पहले जो है यही इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो 77, 75 और 70 पे भी बल्कि चली गई थी। अभी वो 83, 84 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये आगे चल के ये एक्सपेक्टेशन है जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है। आपने देखा है कि यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, फेडरल रिजर्व ने जो है यूएस में भी हम तो इससे ज़्यादा क्या ही बढ़ा सकते हैं। 22% इज़ एट अ वेरी हाई साइड। जी जी, मैं आप इसके जितना अब 22% तो आपने कर दिया, पता नहीं इसके बाद भी गुंजाइश है कि नहीं है, लेकिन जो इसके नताइज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जी जी वो आए? मतलब महंगाई में हमने देखा एज सच कोई वाज़ेह कमी नहीं आई। 22% इंटरेस्ट रेट के बाद भी अगर यही सारा सिलसिला चल रहा है तो फिर तो समथिंग एल्स इज फ्लॉड। तो मैं अभी उसी तरफ आ रहा था जो आपने बात की। तो देखें अभी अगर मैं देखूं जब हम हर महीने एक इन्फ्लेशन का नंबर आता है, अभी मैं एवरेज की बात कर रहा था कि पूरे साल में, क्योंकि हम फिस्कल ईयर की बात करते हैं, जो हमारा जो माली साल होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं, हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो उस हिसाब से सेट हुए होते हैं, तो इसलिए हम उसको यूजुअली एवरेज में देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ईयरली इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं ईयर ऑन ईयर या हर महीने जो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो मई में आपने देखा था वो 38% पे चला गया था, और उसके बाद जो जून का नंबर आया वो 29.4% आया, जो कि एज़ पर आर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन थी। और ये बात हमने जो जून वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें लिखी भी थी कि आगे चल के
कि ये इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर चुका है, अब ये आगे चल के डाउनवर्ड यानी कि फॉल करेगा और डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे रहेगा। व्हाट डज़ दैट मीन कि भाई जो जून का नंबर आया है, अब जो जुलाई का नंबर आएगा वो उससे थोड़ा कम आएगा। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो है वो जो जुलाई का नंबर है वो 28.3% आया है। तो आगे चल के हम देख रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में भी जो इन्फ्लेशन होगा वो मोर और लेस इसके थोड़ा सा कम होगा, रहेगा अभी हाई, लेकिन जैसे हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी में और फरवरी ऑनवर्ड जो है वो देखेंगे कि हमारा जो इन्फ्लेशन होगा, जब हम ये बात करते हैं जब फोरकास्ट की, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अनफोर्सिन होती हैं, इवेंट्स कोई लाइक फ्लड्स आ गए या अचानक कोई ऑयल प्राइस बढ़ गई या कोई और ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से कोई यानी सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई, या कोई जैसे अभी आपने देखा कि वीट और जो आटे की कीमत थी वो कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी, अभी चीनी की कीमत इसी तरह बढ़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है ये वो अनफोर्सिन इवेंट्स है जो कि कोई भी नहीं देख सकता। तो इन बारिंग ऑल दीज व्हाट वी एक्सपेक्ट के जैन फेब ऑनवर्ड जो है जो इन्फ्लेशन का जो मंथली नंबर होगा वो 20% से नीचे आने शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। अब ये क्यों ऐसा आ रहा है, लेट्स जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि आकर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तो ज़ाहिर इन्फ्लेशन में नज़र आ रहा है कि वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। अब इन्फ्लेशन कैसे कम होता है कि ये जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक ट्रांसमिशन होता है। अभी हमने 22% पे किया है, तो इससे अगर हम देखें तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो लोगों के कंजम्पशन पे आता है, डिमांड जिसको हम कहते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो यू आर मेकिंग मनी और यू आर मेकिंग इट मोर कॉस्टली टू बारो एंड कंज्यूम। तो जब ये अच्छा फिदा साहब, सॉरी मुझे आपको इसलिए रोकना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये बहुत एक इकोनॉमिक्स की क्लास लगना स्टार्ट हो गई है। ऑन द ग्राउंड जो शख्स है जो घर से निकल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट में बैठ रहा है, जो कामों पे जा रहा है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या था क्या नहीं है। उसको अभी भी महंगाई जो है और एवरी डे इंक्रीजिंग महंगाई फील हो रही है। तो उसको ज़रा समझाएं। अब फॉर एग्जांपल कल पेट्रोल जो है वो 20 रुपए महंगा हुआ है, पेट्रोल होल्ड होना स्टार्ट हो गया, किसी पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। ये सारी पॉलिसीज हाउ डू दे वर्क ऑन आवर कंट्री, जहाँ होर्डिंग जो है वो उस लेवल की होती है कि जहाँ बैठ जाते हैं बंद करके और लोग इंतजार में बैठे रहते हैं और उसके बाद चीज़ महंगी महंगी निकलती है। टेक द एग्जांपल एक दिन में पूरे महीने का मुनाफा, मतलब लिटरली उन्होंने रख लिया है। क्योंकि और जो आम इंसान, चलो हम सारों को पता होगा कि जी पेट्रोल महंगे होने वाला है इसीलिए इन्होंने पेट्रोल अभी बंद किया हुआ है, लेकिन आम आदमी जो है ना वो हैरान हो रहा होता है कि क्या हो रहा है इधर। अब श्रीलंका का भी अगर आप मॉडल देख लें, वो डिफॉल्ट कर गए थे, 70% पे उनकी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, अब वो 6 या 7 पे आके सिंगल डिजिट पे बैठे हुए हैं। Things work in other countries, for us it's a different story altogether. जी देखिए सिंगल डिजिट तो अभी नहीं आया, आ जाएगा। लेकिन ये कि देखिए अभी आपने पेट्रोल वाली जो बात की, अब जैसे मैंने कहा कि एक तो पेट्रोल की कीमत जो है वो यानी कि आप समझ लें कि गवर्नमेंट या कोई भी इदारा होगा उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल की जो प्राइस यहाँ पे डिटर्मन हो रही है वो डिटर्मन हो रही है बेस्ड ऑन दी इंटरनेशनल प्राइस जो कि आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल जो है वो आप तकरीबन 85 to 90% जो ऑयल की नीड्स है हमारी वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वो जो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होगी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी 84, 85, 70 से बढ़ के गई हुई है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा। सो दिस इज़ अ हार्डशिप। अगर आप कहें कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो यानी कि ख़त्म हो गया, तो अभी हम ख़त्म नहीं कह रहे, अभी हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो जो बहुत हाई चला गया था उससे कम हुआ है और आगे चल के और कम होगा। लेकिन अभी 10-12% पे आने वाले महीनों में सिंगल डिजिट पे कब आएंगे? जी जो देखिए हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट है और उसमें जो उनकी असेसमेंट है और हमने इसको अपनी स्टेटमेंट में जो है वो डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है कि ये सिंगल डिजिट में ये बाय दिसंबर 2024 या जनवरी फरवरी ना 2024 सॉरी जो जी हाँ मार्च
2024 ऑनवर्ड जो है वो ये नज़र आना शुरू होगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाने की गुंजाइश आपको लगता है बढ़ेगा, बढ़ सकता है? देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अप्रोच है दैट इज़ मोर डेटा ड्रिवन, जिसको हम अप्रोच कहते हैं। एवरी सेंट्रल बैंक डज फॉलो द सेम अप्रोच। उसमें ये होता है कि आप हर 2 महीने ज़ाहिर बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट करती है, तो फिर वो देखती है न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आई है, और अगर वो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो ये पॉइंट कर रही हो कि भाई आगे चल के जो है वो महंगाई कम होगी, तो फिर तो यूजुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। जैसे अभी कम तो हो रही है लेकिन बहुत हाई है, तो आपको अभी 2 ऑप्शंस, या तो ये मेंटेन रहेगा या ये बढ़ेगा। जी, इन केस के अगर फॉर एग्जांपल देखिए, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप भी दुआ करें कि भी ये फिर होता ये कि अगर महंगाई बहुत तेज़ी से कम होगी तो उस सूरत में ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट जो है उसके साथ मेरा ख्याल है कि बट जो पॉइंट जो है वो ये जो मैं आपकी बात से पहले सॉरी कह रहा था कि जो हम जो 17 और 18 के लेवल की जब हमने डिमांड जो है वो 22 और 23 जो साल गुजरे हैं उसमें भी हमने देखी, तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो चीज़ें हम जितनी बना सकते हैं मुल्क में, उससे जब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़ाहिर उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी। तो पिछले साल जब हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए तो उस वक्त से अब तक जो है वो जो डिमांड है वो अब क्योंकि अब कम हो रही है, तो अब चीज़ों की जो कीमतों पे प्रेशर जो जिस रेट से पहले बढ़ रही थी उस रेट से नहीं बढ़ रही। तो जो रेट कोई ना कोई इंक्रीज है, कीमतें बढ़ानी होती हैं वो निकाल लेते हैं, कभी डॉलर के बहाने अब वो सारा। अब गाड़ियां लिटरली फाइनेंसिंग बंद हो गई है, लेकिन गाड़ियों की कीमत आप फिर भी देखें, सो वो सारा है। सो दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। अच्छा फिदा साहब, सॉरी, अब हमारे पास लिटरली तो टाइम हमने नहीं है। इसके बाद दुआ भी करनी है ना, क्योंकि इसके बाद इसलिए बिल्कुल, बात ये, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दुआ करें तो हम बॉटम लाइन हम यही कहेंगे, बिकॉज हम अनोखे हैं, हम किसी और से कंपैरिजन भी अपना नहीं कर सकते, तो उसमें ऑब्वियसली वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी। बट यस, ये तो अभी है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं हो रहा अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही सुहानी सूरत हाल हो जाए, बट अदरवाइज या तो मेंटेन रहेगा या फिर बढ़ भी सकता है, यू नेवर नो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ठीक, यू नीड अ ब्रेक आई थिंक। वेलकम बैक जी। भाई, जाली कॉस्मेटिक्स हमारे यहाँ एक ऐसा मसला है जिसने ना सिर्फ लोगों के लिए सेहत के मसाइल पैदा किए बल्कि मयारी ब्रांड्स को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है, मगर अब जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वाले सज़ा से नहीं बच पाएंगे। और जी, पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स बिल 2023 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया है, और जाली कॉस्मेटिक्स बनाने पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। और बिल के मुताबिक जाली मेकअप मसनूआत कैंसर और एलर्जीज़ और जल्दी अमराज जो होते हैं, स्किन इश्यूज़, उनका सबब बनते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं पता था लोगों को? जब आपको 50-100 रुपए की अगर कोई क्रीम मिल रही है, बल्कि इससे भी कम, और आप स्किन पे लगा रहे हैं और कुछ उस पर नहीं लिखा हुआ कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह बनी है, व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन योर फेस? एंड उससे ज़्यादा भी खुद भी लोग अपनी क्रीमें बनाते हैं, मिक्स करते हैं। बिल्कुल, वो भी अब फार्मेसी से पता नहीं कौन कौन से कैप्सूल्स और पाउडर लेके। डॉक्टर शाहीन नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आखान यूनिवर्सिटी अस्पताल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहबा, हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप ये बहुत रुझान था क्रीमें मिक्स करके मुंह पे मलने का, और उसके बाद हमने हालत भी देखी इन बच्चों की जिन्होंने क्रीमें महीनों लगाई, सालों लगाई, और बेड़ा गर्क हो गया जल्द का। अब क्या आगाही आ गई है, शऊर आ गया है, लोग नहीं ये क्रीमें लगाते, या अभी भी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये क्रीमों के मुतासिर होते हैं? बहुत शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला मुझे इनवाइट करने का, एक बहुत अहम मौजू पे रोशनी डालने का। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि क्रीमें मिक्स करके, और पहले बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, तो ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं होता। अभी भी हमारे पास 2 के नंबर्स कम हुए हैं काफ़ी पहले के मुकाबले में, क्योंकि ज़ाहिर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको इतना उसके बारे में आगाही दे देते हैं, बता देते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लोगों
में ये शऊर आता जा रहा है कि वो इस तरह खुद से क्रीम में मिक्स करके लगाना जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। बट स्टिल अभी भी हमारे पास बहुत सारी बच्चे उस तरह की क्रीम्स लगा के आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हफ्ते में एक आध पेशेंट हमारे पास हमारी क्लिनिक में ऐसा आ जाता है जिसने अपनी स्किन का बिल्कुल जो है हशर किया हुआ होता है, जो कि उसकी बिल्कुल स्किन पतली हो चुकी होती है, इतनी पतली हुई भी होती है कि उसमें से खून की नालियाँ तक नज़र आ रही होती हैं, पिगमेंटेशन हुई भी होती है पूरी स्किन पे। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये रुझान नहीं है, अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि क्योंकि लोगों ने थोड़ा में एजुकेशन थोड़ी हो गई है और आगाही आ गई है लोगों में, और लोगों ने आना शुरू कर दिया है स्पेशलिस्ट के पास, और हमने लोगों को इस बारे में वार्न भी करना शुरू कर दिया है। तो कमी डेफिनेटली हुई है, बट स्टिल अभी कुछ ऐसे समझ रहे हैं कि कुछ टेक्नीशियंस भी हैं जो क्लिनिक्स खोल के बैठ गए हैं और वो खुद प्रिस्क्राइब करके इस तरह की चीजें पेशेंट्स को दे रहे हैं। पेशेंट को नहीं पता, जो हमारे आम समझने पब्लिक है। डॉक्टर शाहीन, चले वी विल फॉरगिव द यंगस्टर्स जो कि सुनी सुनाई बातों पे और कोई डाइजेस्ट में पड़ा और क्रीमें बना के लगा ली, और टीवी शोज पे भी थोड़ी देर के लिए हम उनको साइड पे रख देते हैं, दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। बट व्हाट अबाउट दोस कंपनीज जो यही दवाएं जो हैं वो बना रहे हैं इन देयर फैक्ट्रीज, इन देयर ड्रम्स और व्हाटएवर, ऊपर एक स्टिकर लगाया अपनी कंपनी का और बेचना शुरू कर दिया, और टॉप टू बॉटम पूरे मुल्क में वो कॉस्मेटिक क्रीम्स जो हैं, वाइटनिंग क्रीम कह लें, स्कार रिमूवल कह लें, मतलब जो जो ख्वाब आप सोच सकती हैं वो बेच रहे हैं वाइटनिंग क्रीमें, तो वो बेच रहे हैं। उनको कभी आपने वैसे देखा है कि वो क्रीमें क्या होती हैं, क्या वो इस काबिल होती हैं कि लोग अपने मुंह पे लगाएं? नॉट एट ऑल जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, नो डाउट कि यंग बच्चों की आप बात कर रही हैं, ख़वातीन भी हमारे पास आ रही होती है लगा के, और कंपनीज ज़ाहिर है वो अपना बिजनेस कर रही हैं, लेकिन जब तक हमारे अवाम को ये पता नहीं होगा कि वो जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके अंदर है क्या, वो देखेंगे नहीं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और वो एक से सुना दूसरे से सुना, वक्ती तौर पे डेफिनेटली ऐसी क्रीम्स एकदम आपको बहुत इफेक्ट करेंगी फॉर अ मंथ और सो, लेकिन जब बाद में वो अपने साइड इफेक्ट्स के साथ नुमाया होती हैं चीज़ें बहुत सारी स्किन पे। तो देखिए, इसमें तो हमारे अवाम की आगाही और उनकी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि वो जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके अंदर है क्या। तो वो ऐसी क्रीम्स बिल्कुल ना लें जिनके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए, और अगर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं तो ये भी उनको पता होना चाहिए कि कौन से उसमें इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो उनको साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, जिनका अगर मसलन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं डॉक्टर साहिबा जो कि यूजुअली इन क्रीमों में जो मिल रही होती हैं, गैर मयारी इस्तेमाल होता है, जो कि जल्द के लिए बहुत नुकसानदेह हैं? हाँ जी, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जिसके अंदर जो मैं अगर आपको नाम बताऊं जो कि मोस्ट कॉमनली कॉज करते हैं साइड इफेक्ट्स स्किन के ऊपर, उसमें लेड है, मर्क्यूरी है, जो कि बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर मौजूद होता है। लेड हमारी बहुत सारी लिपस्टिक्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा सिलिकॉन है, इसके अलावा जिंक है, ये सारे हैवी मेटल्स हैं। और केमिकल्स की तरफ जाएँ तो पैराबेन्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज ए प्रिजर्वेटिव हमारी लिपस्टिक्स के अंदर, आई लाइनर्स के अंदर, मस्कारास के अंदर। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली कॉज कैंसरस एजेंट, ये सबसे कॉमन है जो कि कैंसर आपकी लिपस्टिक में मौजूद है और वो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो बड़ी परेशानी की बात है। एग्जैक्टली, आई लाइनर से लेके लिपस्टिक तक से लेके मस्कारा तक से लेके हर चीज के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। ये होती ही क्यों है इन चीजों में? जस्ट फॉर नॉलेज से, ताकि ये लोगों को शऊर भी आए और कुछ समझे, ये क्यों होती हैं कॉस्मेटिक्स में, ताकि एक्सपायर ना हो जल्दी? मतलब लेड क्यों कोई डालेगा? देखिए, पैराबेन तो इज फॉर लाइक प्रिजर्वेटिव के थोड़ी इसकी एक्सपायरी को प्रोलॉन्ग करने के लिए, बट जो हैवी मेटल्स है वो जो मैट जो एक कहना चाहिए एक लुक होती है फॉर द लिपस्टिक और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही होती है, तो उसमें हम ये लेड जो है वो कंपनीज वाले इसलिए डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड फॉर द कलर। तो एक चीज़ ये बताऊंगी कि जितना न्यूट्रल कलर्स के मेकअप्स होंगे उतना ही उनके अंदर केमिकल्स कम होते हैं, और जितना पिगमेंट उनका इंक्रीज होता जाएगा, जितना आप ज़्यादा डार्क कलर्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे पिगमेंट वाली, तो उसके अंदर ये केमिकल्स का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स का कॉज करता है, जो कि मैं आपको भी बताऊंगी साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या स्किन के ऊपर इन सब चीज़ों के आ सकते हैं। अच्छा, ये लिटरली कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली जी, कैंसर कॉजिंग इसमें बहुत सारी, जैसे ये लेड मैंने आपको बताया, सिलिकॉन है, मर्क्यूरी है, दे ऑल कैन कॉज कैंसर अगर बहुत प्रोलॉन्ग। जैसे कुछ तो बहुत इमीडिएट साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जैसे ही अप्लाई किया एंड विद इन अ डे और विद इन 4-5 आवर्स के अंदर अंदर जो इमीडिएट रिएक्शंस आ सकते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द स्किन, स्किन पे सोजिश होना, स्किन की रेडनेस होना,
स्किन का पील ऑफ होना, इस तरह के जो है जो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के उनको क्लॉग कर देती हैं, जो कि सिलिकॉन कंटेनिंग कॉस्मेटिक्स होती हैं। वो पोर्स को क्लॉग कर देती हैं जो कि फिर एक्ने कॉज करते हैं फेस पे। ये सब तो इनके इमीडिएट इफेक्ट है। बट लॉन्ग लास्टिंग में अगर हम जाएं, अगर बहुत प्रोलॉन्ग यूज किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को, तो ये स्किन के अलावा स्किन के कैंसर तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स करती हैं। इसके अलावा अगर ये इनहेल कर ली जाए तो ये लंग कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। और लेटर ऑन इनफर्टिलिटी का होना, लाइक बच्चे ना होना, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो इन्होंने क्रीम्स में डाले हुए होते हैं, उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो स्किन के जरिए उनकी एब्जॉर्प्शन होकर वो सिस्टम में जाके दे कैन इवन कॉज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। डॉक्टर शाहीन, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम, मेरा ख्याल है कि इतना ही रखेंगे, बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अब्सॉर्ब, एंड आई थिंक पीपल हु आर वाचिंग जो बड़े आराम से, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली सस्ती होती है चीज़ और ईजियर टू बाय है, ले लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इवन कॉस्टलियर फॉर यू, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए। मतलब इनफर्टिलिटी, कैंसर, जरा देखें बात कहाँ तक पहुंच गई। अच्छा, ये बिल आया, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड व्हाट यू आर अप्लाइंग। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, बड़े रूपरवर मनाजिर आपको दिखाएंगे। मक्का मुकरमा में खाना काबा को आब ज़मज़म और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। कुछ देर पहले की ये तकरीब है जिसके विजुअल्स हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। गुस्ल काबा की ये सालाना तकरीब है और इसमें गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल के अलावा OIC सरबरा और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। और खाना काबा के अंदर का जो अहाता होता है ना, उसके फ़र्श को भी आब ज़मज़म, अर्के गुलाब और इत्र से धोया गया। सो लोग बड़ा इंतजार करते हैं। प्रिविलेज टू बी इनसाइड, मतलब ये तो एक ख्वाब ही है ज़्यादातर लोगों के लिए। और हर साल, हर नए साल की, नए इस्लामी साल की, नए हिजरी साल की 15 तारीख को ये गुस्ल की तकरीब का अहतमाम किया जाता है और 20 लीटर इसमें आब ज़मज़म और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं, जिससे अब हम जब ये बात करते हैं ना, हमें थोड़ा सा एक गुस्सा चढ़ता है। तो हम बात कर रहे हैं, बल्कि करते रहते हैं, कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ाई जाती है और मुल्क में ऐसे बेशुमार बहुत से अफराद हैं जो कि अरबों की आमदन के बावजूद इनकम टैक्स अदा नहीं करते। वी नो दैट, पता है ना आप लोगों को। और असर रसूख इस्तेमाल करके वो इस पूरे निज़ाम से बच जाते हैं, ये भी हो रहा है। तो सहाफ़ी शहबाज राना के मुताबिक पिछले माली साल के हिसाबात में सामने आया कि तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में 265 अरब रुपए अदा किए, जो मुल्क के तमाम एक्सपोर्टर्स हैं और रिटेलर्स की जानिब से दिए गए टैक्स से 200% ज़ायद है। मतलब कैन यू इमेजिन? पहले तो इसकी ज़रा आप कैलकुलेट कर लें, और आप कुछ हज़ार कमाएंगे तो पूरा टैक्स देंगे, लेकिन अरबों की आमदन की सूरत में हुकूमत आपसे टैक्स भी वसूल कर लेगी। यानी आपने कमाया, आपने अपनी ज़िंदगी लगाई, नहीं कर पाएगी। और अरबों कमाएंगे तो नहीं आपसे वसूल कर पाएंगे। हाँ। हुकूमत की इन पॉलिसियों पर हर जगह से अब आवाज़ उठ रही है, शाह खर्चियों पर तनकीद हो रही है। मतलब अगर हम इनके फ्री पेट्रोल कोटास देख लेना तो हजार लीटर तक बात देयर आर पीपल आउट देयर हु आर लिविंग स्कॉट फ्री, कुछ भी कर लो, कुछ पे नहीं करना। There are departments established जो कि सीनियर रिटायर्ड लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बने हुए हैं, डेडिकेटेड है। उनको कोई तंग ना करे और वो बस आराम से, सुकून से, विदाउट पेइंग अ पेनी। 2,000 यूनिट बिजली की हम बात कर रहे हैं, फ्री की। सिर्फ तनख्वाहदार तबका से टैक्स वसूली को आड़े हाथों लिया जा रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के लिए मोहम्मद हनीफ के लिखे गए मज़मून पाकिस्तान के टैक्स फ्री शहजादे पर साबिक चेयरमैन नादरा ने सोशल मीडिया पर कुछ इंकशाफ किया है। पहले BBC के मज़मून का जिक्र करते हैं। मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि पाकिस्तान का तनख्वाहदार सारा तबका जो है सेठों और ताजरों से मिलकर 2 गुना टैक्स देता है, और इन सेठों में टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं, जिनकी दुहाई आप फ्रंट पेज पर इश्तिहार में हमेशा पढ़ते रहते होंगे कि हम लुट गए या बस लुटा ही चाहते हैं। जिमखाना वगैरह क्लबों की ज़मीन का भी तस्करा होता है जो तकरीबन मुफ्त में दस्तयाब हैं, ताकि हमारे शहजादे और इनके हवारी सारा दिन टैक्स बचाने की मेहनत करने के बाद
शाम को गोल्फ खेल सकें और यारों दोस्तों से गपशप लगा सकें, जिसका मौजू यही होता है कि यार ये मुल्क जा किधर रहा है। इसके जवाब में नादरा के साबिक चेयरमैन तारिक मलिक ने ट्विटर, या अगर आपका एक्स हो गया है, इस मज़मून को टैग करते हुए तहरीर किया कि पाकिस्तान के टैक्स फ्री शहजादों ने पूरी कौम को गुर्बत की तरफ धकेल दिया है। नादरा ने 2022 में 4 करोड़ से ज़ायद ऐसे अफराद की निशानदही की थी जिनसे बराह रास्त इनकम टैक्स की मद में 1500 अरब रुपए सालाना जमा किए जा सकते हैं। 1500 अरब, मतलब इस फिगर पे ज़रा आप पॉज दीजिए और सोचें, जो इस वक्त नहीं आ रहा क्योंकि उनको छूट मिली हुई है। अव्वल तो किसी को भी, कोई एक शख्स को भी इस मुल्क में क्यों, किस बिना पे छूट मिलती है टैक्स से, वाई? ये सोचने वाली बात है ना। इस मुल्क में रहते हैं, मतलब शहरी हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी आप प्रिविलेज हो व्हाटएवर, क्यों आप टैक्स क्यों नहीं देंगे? ये क्यों होता है? मुझे इस बात पे क्योंकि वो जो कानून साजी करने वाले हैं लोग, वो अपने ही जैसों और अपने आप को ही कवानीन बना कर छूट दिया करते हैं या कवानीन ना बनाकर छूट देते हैं। तो ये सिलसिला तब से चल रहा है, अब भी चल रहा है। और फिर जब बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे रिटेलर्स पे, आपको याद है ना कि टैक्स लगा था, फिर मरीम नवाज की एक ट्वीट आ गई थी और मिफ्ता इस्माइल को ही हैड टू टेक इट बैक। ये सब कुछ हो चुका है सो रिसेंटली कि हम भूल भी नहीं सकते, बार बार हम कोट कर देते हैं ऐसी चीज़ों के। अब ऐसी चीज़ें हो रही होंगी तो आप तो स्कॉट फ्री होंगे, बिकॉज यू गॉट समबडी बिहाइंड यू, समबडीज गॉट योर बैक जिसको कहते हैं। तो ये असलियत है। और फिर हम दुआइयाँ देते हैं महंगाई और इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, ये होता रहेगा, ये कैसे ठीक होगा? आपको पता है कि वैसे एक्स नादरा चीफ, मतलब ये हमारे शो पे भी जब आए थे तो बड़े इनके अच्छे प्रोग्राम्स थे दैट ही वांटेड टू डू, ही हैड अ विजन, ये भी निकल गए। अभी आगे बढ़ेंगे हम और आपको बताएंगे कि सियासी मुखालफीन और इदारों पर खुलकर हमले करने वाले फवाद चौधरी, वैसे आजकल दोबारा से इनका ऐसा लग रहा है किसी ने स्विच लगा दिया है ट्विटर पे। वो प्लग आउट था, वो प्लग इन हो गया दोबारा से। चार्ज हो रहे हाँ, वो 180 डिग्री तब्दीली आई है। चौधरी साहब मुतहम्मिल मिजाज और सियासी मुदब्बिर के अंदाज में नए मशवरों के साथ मैदान में आ गए हैं। लेकिन ये मुदब्बिर आपको लग रहे होंगे, कल परसों मैं इनकी ट्वीट देख रहा था एक, ये वो उसी जबान में किसी और सीनियर सहाफ़ी को सुना रहे थे, कोई मुदब्बिर हो जाएंगे, नहीं होने वाले। अभी ताज़ा उनका बयान हम शामिल करते हैं। उनका कहना है कि चेयरमैन PTI के नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट से फासले कम करने की ज़रूरत है, इन हालात में इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मतलब कितने आराम से कह देना, अदरवाइज ये मतलब ये इलेक्शन कराने का क्या, कि पहले बातें क्यों नहीं याद आ रही थी? ये तो मुझे अजीब सी, और ये भी वो बात है जिसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा कि इंसान ने 20 साल गुजार लिए हों और बिल्कुल ये इवॉल्व हो गया और चेंज हो गया हो। ये मतलब कुछ महीने पुरानी बात है जब आप कुछ और कह रहे थे। खैर, ये वही फवाद चौधरी हैं बाय द वे, जो अपनी हुकूमत में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सरेआम बुरा भला कहते थे, बिकॉज क्या क्या कहते थे वो तो खैर हम रिपीट नहीं करना चाहते। इधर नवाज शरीफ को सियासत का गैर ज़रूरी अंसर समझते थे, और फिर जब हुकूमत गई तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके निशाने पर आ गई। व्हाट इज़ देयर दैट ही हैज़ नॉट सेड और इंसिनुएटेड? इरशाद भट्टी साहब से ज़रा कहते हैं कि वो खुद ही रोशनी डालें, क्योंकि वी डोंट थिंक सो कि हमें खुद इस पर रोशनी डालनी चाहिए। भट्टी साहब बताइएगा, अब चौधरी साहब की जानिब से तजवीज़ सामने आई है कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासी और गैर सियासी ताकतों में सुलह हो जानी चाहिए, हत्ता कि नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI के भी आपस के फासले कम होने चाहिए। आपको इस तजवीज़ में वज़न नज़र आता है, या फिर जो कुछ हो चुका है अब सुलह सफाई मुमकिन नहीं है? मुझे इस तजवीज़ में वज़न नज़र आता है कि नहीं, मुझे इस तजवीज़ में वज़न नज़र आता है कि नहीं। वज़न तो इतना है कि मैं इस वज़न के नीचे दबा हुआ हूँ। इससे अच्छी बात क्या है कि सारे जीरे ब्लेड, सारे बनारसी ठग सुलह कर लें। इससे अच्छी बात क्या है कि हर चौथे दिन एक नए मोड़ पर कभी मिसाक कर लें और फिर कभी अलहदा हो जाए। इससे अच्छी बात क्या है कि इक़्तिदार का मामला हो तो भुट्टो और ज़िया एक हो जाए, और अगर इक़्तिदार का ही मामला हो तो भुट्टो और ज़िया मुखालिफ हो जाए। अच्छी बात है सर, कर लें। चलें ठीक है, कर लें तो कर लें, लेकिन अब ये बताएं कि फवाद चौधरी अपने ज़माने में नवाज शरीफ और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक
जो अल्फाज जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं वो ज़्यादा पुरानी बातें भी नहीं है, बड़ी फ्रेश हैं। और कुछ तो उनके ऐसे टर्म्स कलोकियल बन गए थे कि वो फॉलोअर्स अभी तक वो यूज़ करते हैं, वो छोड़ गए। फिर जब वक्त बदला तो PTI को ही उन्होंने खुद छोड़ दिया फवाद चौधरी ने। तो फवाद साहब अब जिस हैसियत में भी बात कर रहे हैं उन्हें संजीदा कैसे लिया जाए? क्यों ले रही हैं? देखिए, फवाद भाई पे मुश्किल वक्त है। वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं, और जिस अंदाज में कहा है हम सारों ने तनकीद की है, लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने हालात होंगे। तो इस बात को छोड़िए कि कौन कह रहा है, इस बात को देखिए कि क्या कह रहा है। बात ठीक है, बात अच्छी है कि सारे मिलकर बैठें और जहां ये मुल्क पहुंच चुका है वहां से इसको वापस, इसका अगर कोई रिवर्स गियर है तो लगाएं। जो आवाम का हाल हो चुका है, जो इस मुल्क का हाल हो चुका है, जिस तरह आवाम झोलियाँ उठा के सारों को बद्दुआएं दे रही है, जिस तरह 24 करोड़ लोग एक अक़लियत को निकाल कर इस मुल्क में जानवरों जैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ये इकट्ठे हों और सारे मिलकर कुछ करें। और अब इन सारे मसाइल का हल और मुल्की मसाइल का हल और आवाम के मसाइल का हल किसी एक के बस की बात नहीं रही। 70 में भुट्टो साहब रोटी कपड़ा मकान दे रहे थे, आज बिलावल भी वही दे रहे हैं। नवाज शरीफ आए थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो, आज कर्ज लो और मुल्क संवारो। नया पाकिस्तान भी देख लिया, पुराना पाकिस्तान भी देख लिया, मार्शल लॉ भी भुगत लिया, सदारती निज़ाम भी भुगत लिया, ये जमहूरी चोगों में सिविलियन डिक्टेटर्स को भी देख लिया। इकट्ठे हो जाएं खुदा के लिए, इन बेज़ुबान और बेलिबास और बेचेहरा लोगों की पे रहम करें। पता नहीं अब इकट्ठे होने से भी कोई फ़ायदा हासिल होगा नहीं होगा। वैसे तो मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल के लिए बेहतर ये होगा कि किसी एक नुक्ते पर तमाम सियासी जमातें इत्तफ़ाक़ कर लें, कोई नया मीसाक़ जमहूरियत तय किया जाए, या मीसाक़ मईशत जिसका बहुत पहले से वज़ीर आज़म तस्करा करते थे। लेकिन इसमें वक्त लगेगा शायद, और इलेक्शन में ताख़ीर तो वैसे ही नज़र आ रही है कि हो जाएगी, क्योंकि अब वो मरदमशुमारी वाला मामला भी सामने आ गया है। आपके ख़्याल में इलेक्शन क्या वक्त पे होने चाहिए, या अगर किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक होने में वक्त लगता है तो ताख़ीर से ही सही? वैसे इलेक्शन किस लिए करवा रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। मिसाके सारों का इकट्ठा होना तो मैं उसके हक़ में हूँ, ऑन सीरियस नोट कि होना चाहिए। इस वक्त किसी एक के बस की बात नहीं रह गई मुल्क की मसाइल हल करना, सारों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन किस लिए? अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं, मुझे तो कोई नहीं तुक नज़र आती। इस मुल्क में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए करवाने हैं, तो उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ को कहें कानून साजी करें यार, उनको वज़ीर आज़म बनाएं और यहीं से कंटिन्यू करें। इलेक्शन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए करवाने हैं, तो सारे मिल मिला के उनको एक स्टेप और तरक्की दे दें। इलेक्शन किस लिए करवाने हैं? इससे बेहतर और सूरत हाल क्या होगी कि सारे इकट्ठे हैं इक़्तिदार में सिवाय एक पार्टी के, और राजा रियाज जैसी मासूम अपोजिशन है, तो मुल्की मसाइल हल करें यार। आइन आपने दफन कर दिया, कानून आपने दफन कर दिया, असूल मंतक इखलाकियात दफन कर दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दफन कर दिए, 2 सेटअप पंजाब और KP चली जा रहे हैं और बड़े खूबसूरत चली जा रहे हैं, तो मरकज़ भी चलाएं यार, छोड़ें। किन चक्रों में पड़े इतना खर्चा? 20-22 अरब आपके पास पहले नहीं था, आप कहाँ से 64 अरब लाएंगे? छोड़े, इसी सेटअप को आगे चलाएं 5-10 साल के लिए और मुल्क की मसाइल हल करें। चलिए, कुछ तजावीज़ तो भट्टी साहब आपने भी दे दी, आइडियाज़ बड़े अच्छे आपने दे दिए, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू बीइंग विद अस। हाँ बिल्कुल, मतलब सवाल तो यही है ना, ये इलेक्शन हो क्यों रहे हैं। अच्छा, एक मूवी जिसका इंतज़ार था सारों को, आपने देखी बारबी? हाफ वे थ्रू में बस बर्दाश्त नहीं हुई मेरे। अच्छा, हमने कोशिश ही नहीं की वैसे तो। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने 45 मिनट के बाद। अच्छा, वाज देयर एनीथिंग दैट नीडेड टू बी सेंसर्ड?
पता नहीं, यहाँ तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी सेंसरी सिनेमा में लगी होगी, बट पंजाब में अटकी हुई थी, पंजाब ने पास कर दिया सेंसर बोर्ड ने, अब पंजाब में भी आप देख सकेंगे बारबी। बट इट वुड हैव बीन सो ग्रेट कि अगर छोटी बच्चियाँ जो हमारी यू नो द गर्ल्स हु एक्चुअली प्ले विद बारबी, वो उनको भी आप साथ लेके जाके फिल्म देख सकते, लेकिन ये फिल्म नहीं है PG-10+। अगर होती तो क्या मतलब वो लिटरली बारबी के नाम से ये लगता जरूर होगा कि यू नो बच्चों को भी ले जाओ, लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉकड आउट, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं है ये फिल्म। और फिल्म मतलब देख लें आप जाके, कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत जगहों ने अभी रोक के रखा हुआ है। UAE में अभी रिलीज नहीं हुई, कतर इज स्टिल डिसाइडिंग ऑन इट, ओमान, सऊदी अरेबिया, सो अपेरेंटली दुनिया में देखिए हाइप है मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसकी मार्केटिंग पे। शायद मेरा ख्याल है एक केस स्टडी, एक किताब लिखी जा सकती है, एटलीस्ट मार्केटिंग की किताबों का एक चैप्टर तो लिखा जाएगा। एवरीथिंग इज बारबी दीस डेज, एवरीथिंग। वो वन टाइम तो आप जाएंगे ही ना देखने के लिए फिल्म, मतलब उसी से ये सारा बिजनेस कंप्लीट कर लेगी। मतलब अब इफ आई गो, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी, तो लिटरली आउट ऑफ टोटल क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है, अदरवाइज हाँ I don't really want to, but anyway. मतलब ये एक मार्केटिंग की क्लास है पूरी की पूरी, जिस तरह से इस फिल्म की हाइप बनाई गई है और जिसको प्रमोट किया गया है। मतलब बुर्ज खलीफा क्या था वो जो बड़े वाला लंबा बुर्ज खलीफा ही है ना, उसके साथ एक पूरा उन्होंने 3D करके वो पूरी बारबी उसके साथ एज टॉल एज बुर्ज खलीफा खड़ी। खाने पीने की चीजें को बारबी हुआ है, एवरीथिंग इज पिंक, द टॉप सेलिब्रिटीज ऑफ द वर्ल्ड वर पिंक। अच्छा जल्दी से बता दें, खबर इसमें ये थी कि पंजाब सेंसर बोर्ड ने जो इसमें जो भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल था वो उन्होंने एतराज़ वो सारे सेंसर कर दिए हैं, और अब मूवी जो है दैट यू कैन वॉच इट। हाँ, कोई इन पंजाब उससे कोई स्टोरी लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, कोई ऐसा वो ऐसी चीज़ें डाली होती है ना, तो वो निकाल दी, वो वैसे वाली थी। ओके, दैट्स अबाउट इट। और अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। Welcome back, Jay. Huma, are you into baking? Oh, I'm into eating. So मैं मतलब baking, yes, I like to watch. I don't really bake, but क्या खूबसूरत चीजें आजकल लोग बना रहे हैं। बेकिंग शोज जो टीवी पे होते हैं। Yes, absolutely, मतलब वो तो कौन नहीं देखता। बात हम इसलिए कर रहे हैं, चैलेंजेस देखे हुए मैंने। तो बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो भूख लगी हुई है सुबह सुबह, और दूसरा ये है कि हमारे पास एक अ वेरी यंग चैंपियन, लेकिन जब आप उनकी क्रिएशंस देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली इनको तो कोई कंपटीशन जीतना ही चाहिए। So ये हम नाइल से ही जान लेते हैं। नाइल, वी आर वाचिंग द विजुअल्स, आपका कंपटीशन भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा टफ होता है। ये बताइए कि जर्नी कैसे शुरू हुआ, मतलब बेकिंग शुरू करते ही कंपटीशन में चले गए या फिर सिलसिला कैसे शुरू हुआ? चले स्टार्ट हो जाए। हाँ जी, तो कैसे शुरू हुआ कि कोविड-19 के दौरान हमारा स्कूल सारा लैपटॉप पे हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो मैं और मेरी बहन बड़े बोर्ड हो रहे थे सारे एक्स्ट्रा वक्त के साथ। तो फिर हमने सोचा कि कोई हम हॉबी शुरू कर लेते हैं, तो फिर हॉबी हम देख रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, और हमको यूट्यूब वीडियोस मिल गई, बेकिंग शोज़ मिल गए। हमने सोचा कि हम कुछ बेकिंग कर लेते हैं, बस एक बार हम बस ट्राई कर लेते हैं। फिर हमने अपनी अम्मी अब्बू के लिए बनाया एक 3 कोर्स मील एक रात को, और उनको सबसे अच्छा लगा डिज़र्ट, तो हम डिज़र्ट और पकाना शुरू कर लिया, हमसायों को भिजवाया, और ऐसे ही हमारा शुरू हो गया बिजनेस जिसका नाम है लाजवाब ट्रीट्स। जबरदस्त, एंड व्हाट अ नाइस नेम एंड व्हाट अ वे टू स्टार्ट। और अबू अमीर ने भी सही अच्छा किया कि सारे आपके 3 कोर्स मील में से डिजर्ट्स को ही उठाया और केक्स को। लेकिन ये बड़ा आर्ट फॉर्म है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आउट देयर। आपने तो काफ़ी शोज देख लिए होंगे, नई न्यू आइडियाज़ आर कमिंग अप एवरी डे, तो यू आर प्रिटी गुड, यू आर ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। ये इतना आर्ट वर्क में वैसे ही आपका इंटरेस्ट है, आर यू एन आर्टिस्ट एट हार्ट? क्योंकि केक मेकिंग इज एन आर्ट। सो मेरी जो अम्मी है वो बहुत आर्ट करती हैं, बहुत क्रिएटिविटी करती हैं, और जब से हम छोटे थे वो बड़ी हमको लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में डालते थे, और हमारे अब्बू भी, तो हम सारे ये आर्ट्स करते थे सब। तो ऐसे हमारी फैमिली में क्रिएटिविटी का बड़ा शौक आया मेरे और मेरी बहन पुनहल को। तो जब हम सोचे थे क्या हॉबी चुने, तो हमको कुछ क्रिएटिविटी या आर्ट्स के साथ करने थे, तो हमने इसलिए ये ऐसे चुना। अच्छा, अब बताएं कि कंपटीशन में फिर कैसे आपने ऑडिशन हुआ, या फिर मतलब वर यू एक्साइटेड, वर यू होपफुल कि आप कंपटीशन में, चलो अभी शुरू किया है कोविड में ही तो जाओगे, मगर जीत भी जाओगे? डिड यू एक्सपेक्ट इट? नो, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज
exactly like 1 or 2 years before I actually went on the show, मैं online बड़े articles पढ़ रहा था कि इसी show पे जो बच्चे जीत रहे हैं उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, and I was really wowed, and मैं सोचा था कि एक दिन maybe मैं इस show पे जा सकता हूँ, और ऐसे मैं सोच रहा था बस hopefully। और फिर क्या हुआ, एक दिन हमारे इंस्टाग्राम में किसी कास्टिंग बंदी ने मैसेज किया कि आप लोग को ये ऑडिशन करना चाहिए शो के लिए, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे फिट हैं, मेरे और पुनल को बहुत। तो हम बड़े एक्साइटेड हो गए, इसलिए हम ये शो बहुत देखते हैं, बहुत पसंद है, और हमको नहीं लगता था कि हम उस लेवल पे आगे थे, पर शुरू में एक्चुअली हमको लग रहा था कि कोई स्कैम कर रहा है हमको। पर फिर पता चला कि वो असली थी, और हमने ऑडिशन के बाद मैं और पुनल दोनों टॉप 25 में आ गए, और फिर मैं शो में चुना। Wonderful. Wow, lovely. अच्छा, अब ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, आर यू मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस, और इस कंपटीशन में आपने कुछ जीता फिर? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जैसे बच्चे इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए कि भाई आप छोटी उम्र में भी अपना काम सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या हुआ कि हम बिज़नेस के साथ तो हम पैसे बनाते हैं, और हाँ हम बहुत बनाते हैं पैसे, तो हम वो खर्चते हैं। जब भी हमारे अम्मी अबू बोलते हैं कि ये हम आपके लिए नहीं लेके दे रहे हैं, तो फिर हम बोल देते हैं अपने आप के लिए लेके दे देते हैं हम। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? तो इस कंपटीशन की भी कोई प्राइस मनी थी? हाँ, कंपटीशन में थे 3 चीज़ें। तो एक था फूड नेटवर्क में आपका इंटरव्यू छपना, एक था आपको टाइटल मिलना है किड्स बेकिंग चैंपियन, और फिर $25,000 थे। What? $25,000? ज़बरदस्त भाई, ये तो कमाल ही हो गया आपके लिए। माशाल्लाह, जो चाहें अब तो आप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? आप केक्स अच्छे बनाते हैं, आप वैसे डिज़र्ट्स अच्छे बनाते हैं, क्या है आपको ज़्यादा पसंद, क्या है बनाना? हाँ जी, तो जब हम अमेरिका में क्या एक बड़ा ट्रेंड और क्रेज़ गया हुआ है कि आप 2 कल्चर्स के खाने बना के एक फ्यूजन बना लेते हैं ना, तो हमने सोचा कि हमको चॉकलेट वनीला पसंद होता है पर डिफरेंट नहीं होता, तो हमारी स्पेशलिटी है पाकिस्तानी और अमेरिकन फ्यूजन फ्लेवर्स बनाना। तो हमारे जो बेस्ट सेलर्स हैं वो हैं हमारा रसमलाई ट्रेस लेचे केक, और हमारा फालूदा पिस्ताशियो केक, हमारे मैंगो पैना कॉटास, ऐसी चीज़ें। आपने मतलब कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ दे दिए। रसमलाई ट्रेसलेशियस केक, फालूदा पिस्ताशियो क्या था? फालूदा पिस्ताशियो क्या है? वैसे रसमलाई है ही ऑलमोस्ट वो भी केक टाइप ही लगता है। वो भी केक है। अच्छा जी, ज़बरदस्त नाइल, बड़ा ही मज़ा आया आपसे बात करके। और अगर we might come to Lahore this weekend. हाँ, तो केक बना के खिलाना, मुलाकात करेंगे, बल्कि we are coming this weekend. अच्छा जी, enjoy yourself, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मज़े की चीज़ें आप खिलाएं। You are truly an inspiration for so many youngsters here in Pakistan as well. So congratulations to you, your sister, and your family. Your family. Thank you for being here. Thank you so much. तो भाई, इससे आप लोगों को बताना ये था कि जो आपका इंटरेस्ट है ना, और अगर दिल के साथ आप लगे हुए हैं तो डोंट स्टॉप, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर, और आप परस्यू करें। अब जल्दी से बोर ना हो जाएं, लगे रहें इसी काम में, जो भी आपको काम पसंद है। वो कहते हैं ना कि अगर बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है और किसी चीज़ में नहीं अच्छा, तो आपको उस चीज़ का कोच रख के दें जिसमें वो अच्छा है। हाँ, नॉट के जिसमें नहीं अच्छा तो उसको बेहतर करने के लिए नहीं, जिस चीज़ में एक्सीलेंस नज़र आ रही है कि पोटेंशियल भी है, उसको पॉलिश करें, उसको करें, उसको फाइन करें, उसको फाइन ट्यून करें। ये बात हम समझ जाएं। बहुत से हमारे ज़मानों में नहीं पता होती थी वालिदैन को ये बातें, लेकिन अब हमें भी अभी पता लग रही हैं। बहुत ये कितने लेकिन समझदारी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, कि अगर बच्चा आपका स्क्वॉश में अच्छा है या स्विमिंग में अच्छा है, और ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, हाँ, This is how to go about it. So क्योंकि आपने अपने बच्चे को मदद करनी है वो नीश क्रिएट करने में, जहाँ पे वो एक्सेल कर सके, जहाँ उस जैसा कोई ना हो। बाकी एक जैसे तो बाकी सारे मामलात में तो एवरेज तो बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि हाँ मेरा बच्चा एक चीज़ है जिसमें एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहा है, तो आप स्पोर्ट उसके हो, पीछे पड़ जाएं। बेकिंग हो, सिंगिंग हो, कंप्यूटर्स हो, व्हाटएवर दे आर डूइंग, तो उसमें उसको हेल्प हिम आउट, ताकि वो और उभरे उस चीज़ में, क्योंकि जहन तो है उस चीज़ के अंदर। ये नहीं कि हाँ ये तो ऑलरेडी अच्छा है, इसमें क्या ज़रूरत है इसको मज़ीद अच्छा तो होने अब इसको कोई और मैथ सिखाई जाए या कुछ और किया जाए। नो, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। यस।
आपको पता है ना कि आईसीसी वर्ल्ड कप के स्केड्यूल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अब वो चेंजेस पे गौर शुरू हो गया है और पाकिस्तान के 2 मैचेस समेत 6 मैचेस के स्केड्यूल में तब्दीली का इम्कान है। और ज़राए के मुताबिक आपको बता दें कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को होगा, 12 के बजाय 10 अक्टूबर को होगा, 15 के बजाय 14 को। पाकिस्तान इंडिया का अगर हुआ तो वो 15 के बजाय 14 अक्टूबर को हो जाएगा। और यस, दूसरी तरफ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से हुकूमत अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है, ऑल्दो और आला सतह की कमेटी का पहला इजलास होकर जुमेरात को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास में पाकिस्तान टीम के भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से मुशावरत होगी। लेट्स सी क्या फ़ैसला होता है। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ये बताइएगा कि आला सतह की कमेटी को बने अब कई दिन हो गए हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि भाई क्या होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, ताख़ीर क्यों हो रही है इस मामले में इतनी? अब्दुल्ला, ताख़ीर इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपस की बात है कि पाक हुकूमत के पास प्रायोरिटीज़ के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं। अभी क्रिकेट उसकी उन तरजीहात में लग रहा है कि शामिल नहीं है, लेकिन अब खुदा करके इजलास होने जा ही रहा है, तो इसमें भी सिर्फ तजावीज़ सामने आएंगी और तजावीज़ जो हैं, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा उनकी सरबराही में पहला इजलास होगा और उसके बाद तजावीज़ दी जाएंगी। और पेट्रन भी हैं, शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने फ़ैसला सुनाना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ट्विस्ट आएगा, कोई सनसनीखेज़ी पैदा होगी और पाकिस्तान टीम डेफिनेटली जाएगी और इसका सिर्फ रस्मी कार्रवाई पूरी की जानी है। और उससे पहले ये फ़ैसला किया जा सकता है कि एक आला सतही जो वफ़द है वो जाएगा वहाँ पर। इंडिया 3 रुकनी कह सकते हैं, आप 4 रुकनी कह सकते हैं, और वो सारी फार्मेलिटीज़ जिस तरह 2016 में हुई थी वही स्क्रिप्ट होगा, वही सारा कुछ होगा और पाकिस्तान टीम वहाँ पर जाकर खेलेगी। आप ये देखें कि हालिया दिनों में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम अगरचे उसको ऐन वक्त के ऊपर कुछ बल्कि ताख़ीर भी हुई थी NOC हासिल करने में हुकूमत की जानिब से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी टीम जो गुज़श्ता रोज़ गई है इसको बहुत दिन पहले NOC मिल गया था और चेन्नई पहुँच भी चुकी है कल शाम को। तो जी ये भी बताएं कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया को कोई लॉजिस्टिक्स इशू का प्रॉब्लम है, दैट्स वाई ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। यही मसला है लॉजिस्टिक्स वाला या फिर कोई और बात है? नवरात्रि का भी इशू था। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। पहले आप इंतज़ार कर रहे थे कि शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल आ गया और उसमें अब तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो अभी तो इतने मैचेस, इतना हाई प्रोफाइल, इतना मेगा इवेंट है कि इंडिया को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त पड़ने वाला है इस तमाम मामलात को लेकर। क्या इंडिया ने पहले नहीं सोचा था कि जो 15 अक्टूबर को एक हाई वोल्टेज मैच रखा जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और उस दिन उनका त्यौहार भी है और तमाम सिक्योरिटी उसके ऊपर होगी। इसके साथ साथ कई और मामलात ऐसे हैं जहाँ पर डे नाइट मैचेज़ हैं उनको डे किया जा रहा है, जो डे मैचेज़ हैं उनको नाइट किया जा रहा है। और कुछ टीमों ने कहा था कि 6 दिन का वक्फा बहुत ज़्यादा है, उस वक्फे को कम किया जाए। अब उसी तरह जो है वो तमाम बोर्ड से फीडबैक ले लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना गुज़श्ता रोज़ जो है वो फीडबैक ICC को भिजवा दिया, जिसके मुताबिक 15 के मैच को 14 को कराने की तजवीज़ थी। पाकिस्तान ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जी ठीक है, अगर आप मामलात इस तरह के हैं तो आप 14 को करवा सकते हैं। अब क्योंकि 14 की वजह से 12 को मैच था पाकिस्तान का श्रीलंका का, तो उसका एक दिन बल्कि 2 दिन उसको पीछे ले जाया गया और वो 10 को होगा। इस तरह 6 को तो नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच है ही है और 10 को चला गया है श्रीलंका के साथ मैच, और बाकी 14 को जो है वो पाक भारत टाकरा। चलिए जी, इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जब हो जाएगा फाइनल तो फिर हम आपसे पूछेंगे सुहेल कि हमने किस तरह जाके मैच देखना है। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू सुहेल भाई। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की 5 साल के लिए नाअहली की मुद्दत आज ख़त्म हो गई है और 5 साल गुजर भी गए। तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा दी थी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने फैसलाबाद के जलसे में तलाल चौधरी की तकरीर पर नोटिस लिया था। बहुत नोटिस लेते थे वैसे वो, और तलाल चौधरी ने जलसे में आमरीत को कानूनी सहारा देने वाले जजेस पर तनकीद की थी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा एलामिया भी जारी हुआ है। तलाल चौधरी का कहना है कि 2 अगस्त 2018 को उन्हें इसलिए नाअहल किया गया कि उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ जजेस के हवाले से सच बोला था। तलाल चौधरी ने अपने बयान में कहा कि उनके 5 साल तो ज़ाया हो गए, लेकिन सच बोलने पर आज तक उन्हें कोई मलाल नहीं। ऑलराइट, ओके,
आई गेस दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। और आप हमें लिखते रहें, वी गेट योर फीडबैक एंड वी गेट योर सजेशंस एज वेल। वो भी आपको आज बता दें कि हमारी नज़रों से गुजरते हैं और बहुत से सजेशंस तो वी पुट देम इन आवर शो एज वेल। लाइक यू वांटेड म्यूजिक, तो आजकल हम म्यूजिक डाल रहे हैं। लेकिन इसी टुमारो इंशाल्लाह।